नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुट गई है बीएसपी। जहां एक और ब्राह्मणों को साधने में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन करने में जुटी है। बात की जाए सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की, तो बीजेपी आलाकमान से लेकर संगठन यूपी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से जुटा हुआ है। बीजेपी ने मेगा ट्रिपल पी प्लान तैयार किया है। बीजेपी अब प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन और पिछड़ों का सम्मेलन करने जा रही है। इसके पहले बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भी जारी है, जो कि जगह जगह जाकर जनता को सरकार के काम गिनाकर जनता से आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रही। वहीं रूठे किसानों के लिए भी अलग से किसान सम्मेलन चलाया जा रहा। बीजेपी का ट्रिपल 5P जो प्लान है कितना कारगर होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी बहस में शुरुआत इन्हीं सवालों के साथ हम करेंगे कि 2022 के रण में किसके खेमे में जाएगा ब्राह्मण? क्या सम्मेलन से दूर होगी ब्राह्मणों की नाराजगी? पिछड़ों को कैसे मनाएगी बीजेपी? और क्या अल्पसंख्यकों को सम्मेलन से साध पाएगी बीजेपी? कोरोना काल में ट्रिपल ट्री का फॉर्मूला अपनाया था योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन अब बीजेपी, जो कि अब चुनावी मोड में है, सरकार तो उसकी चल रही, लेकिन अगली सरकार को भी गठित करना है, तो वहां पर बीजेपी पार्टी ने ट्रिपल पी का फॉर्मूला तैयार किया और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहे शीर्ष नेता हो या एक छोटा सा कार्यकर्ता, सभी इसी फॉर्मूले के साथ उन तमाम लोगों को साधने की कवायद कर रहे हैं जिनका जिक्र हम कर रहे थे। ब्राह्मणों की नाराजगी को एक मुद्दा बनाया गया बहुत लंबे समय से, कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से, बीएसपी की तरफ से, कि इस वर्ग का सबसे ज्यादा नुकसान इस सत्ताधारी दल के रहते सत्ता में हुआ है। लेकिन ब्राह्मणों को साधने की तैयारी बीजेपी भी कर रही है। पिछड़ा और साथ में अल्पसंख्यक, इन दोनों को साध कर ही बीजेपी ने केंद्र में दोबारा अपनी सत्ता बनाई और फिर से एक उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता को वापसी दिलाने के लिए इसी तरीके का प्रयास चल रहा है। लेकिन मौजूदा दौर में सबसे अहम सवाल यह है कि जातिगत राजनीति में फंसा हुआ प्रदेश, जिस ढांचे को, जिस नीति को तोड़कर यहां पर सरकार बनाने में सफल बीजेपी रही थी, और बाद में विशेषज्ञों ने भी माना था कि अल्पसंख्यक समाज हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, सभी को तोड़कर एक साथ अपने पास लाने में बीजेपी का जो प्लान था, वो उस प्लान में सफलता उसे मिली है। लेकिन धीरे धीरे जब सत्ता में रहते हुए कई सवाल खड़े हुए या कई मुद्दे उठाए गए, तो वहां पर इनके छिटकने का डर और भय भी था। इन तमाम पहलुओं को अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए चुनौती तो है, लेकिन उतनी ही चुनौती विपक्षी खेमों के लिए भी है। इतना आसान उनके लिए भी नहीं होगा। एक पिछड़ा वर्ग की बात करें, दलितों की बात करें, तो उसी के आधार पर पार्टी, जो कि पार्टी कई बार सत्ता में रही, उसका नेतृत्व करती है मायावती, यानी हम बीएसपी का जिक्र कर रहे हैं। बीएसपी को अपनी जमीन मजबूत करना होगा, तो उन सबको एक साथ अपने पास लाना होगा। लेकिन MY का जो समीकरण था, उसका फैलाव कर दिया अखिलेश यादव ने। उस MY समीकरण में उन्होंने डी को भी जोड़ने का प्लान तैयार किया। उसमें उन्होंने कई और वर्गों को जोड़ा, छोटे छोटे दलों को अपने साथ लगातार वो जोड़ते चले जा रहे। तो उनकी रणनीति कितनी कारगर होगी, सवाल ये भी है। और कभी इन तमाम वर्गों को साध कर लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगने वाली कांग्रेस, जो कि इस प्रदेश में लंबे समय से सत्ता में नहीं है, उसकी भी तैयारी कुछ यही है कि किसी तरीके से इनको अपने साथ साधने की जो कोशिश है, उसमें उनको सफलता मिले। बहरहाल, हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी का जो ट्रिपल पी का प्लान है, सियासी पार्टियों के प्रवक्ताओं का उस प्लान को लेकर क्या कहना है। सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर आई बीजेपी सरकार आज जाति विशेष के लोगों का सम्मेलन करने पर मजबूर है। परंतु समझने वाली बात यह है कि प्रत्येक जाति के, प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक समुदाय के मध्यम वर्गीय लोग आज महंगाई के बोझ तले दबे हैं, युवा बेरोजगारी के बोझ तले दबा है और किसान काले कानून के बोझ के तले दबा है। और सरकार सिर्फ पोस्टर, सिर्फ प्रचार के माध्यम से, सिर्फ सम्मेलन के माध्यम से उन्हें खुश करना चाहती है। परंतु अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी। जनता ने आपके ऊपर विश्वास दिखाकर आपको बहुमत के साथ कुर्सी पर बिठाया है। भारतीय जनता पार्टी अब चाहे पिछड़े वर्ग का सम्मेलन करे, चाहे सवर्ण वर्ग का सम्मेलन करे, और चाहे प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन करे, और चाहे दलित वर्ग का सम्मेलन करे। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, दोनों सरकार से सभी धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय के लोग बहुत ही दुखी हैं। सभी लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी बताइए। चाहे ब्राह्मण समाज हो,
चाहे पिछड़ा वर्ग समाज हो, चाहे किसी भी समाज की आज जो भागीदारी देने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनके सम्मेलनों को के बारे में सम्मेलन करने की बात जो आ रही है, खूब सम्मेलन करें। मगर ये बताइए, जब ब्राह्मणों की इस सरकार में हत्या हो रही थी उसके बारे में कब उन्होंने बात करी? जब पिछड़ों को जो 69,000 की नौकरियां हैं उनमें पिछड़े अपने हिस्सेदारी बात करते हैं, आपकी सरकार के आपके लोगों के पास जाते हैं, आपकी पार्टी के लोगों के पास जाते हैं, तो उनसे पूछने का काम करते हैं, तब उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब चाहे जो सम्मेलन कर ले, उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, पिछड़ा, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित, महिलाएं, सब कहीं न कहीं तैयार बैठे हैं। साइलेंट वोटिंग होगा इस बार, और भारतीय जनता पार्टी को पता भी नहीं चलेगा। सम्मेलन पे सम्मेलन ये लोग करते रह जाएंगे, और यह तय है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आक्रोश है लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक और माननीय मंत्री गणों को तो जनता ढूंढ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि पूरे 5 साल उन्होंने कोई कार्य तो किया नहीं है, तो लिहाजा अब वो इवेंट के रूप में प्रदेश में अपने कैबिनेट मंत्री को उतारेंगे, तरह तरह के ड्रामा करेंगे। लेकिन अब ये ड्रामा उत्तर प्रदेश में जनता के पास चलने वाला नहीं है, और जनता उत्तर प्रदेश की मन बना चुकी है। बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जनता बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे के साथ चल रही है। हमने सभी वर्गों के साथ, चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग हो, चाहे वो समाज के अलग अलग क्लास हो, हर वर्ग को अपने साथ पार्टी जोड़ रही है। पार्टी की उपलब्धियों को, पार्टी की रीति नीतियों को हम सभी वर्गों के बीच में बताने का काम करेंगे, और सभी वर्गों को साथ लेकर के हम उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के चुनाव में एक नया रिकॉर्ड कायम करने का काम करेंगे। हम 2017 से ज़्यादा सीटें जीत करके विपक्षियों को एक आईना दिखाने का काम करेंगे। बहरहाल तो सबके अपने अपने दावे हैं, सबकी अपनी रणनीति है। रणनीति को अगर हम देखें तो कमोबेश कुछ एक जैसी ही दिखती है, लेकिन दूसरे वाली की रणनीति उनको लगता है कि जातिवाद की रणनीति है, धर्मवाद की रणनीति है, बांटने वाली रणनीति है। लेकिन जब बात उनकी रणनीति की आती है तो कहते हैं कि तो राजनीति, और राजनीति में हमें ये करने का पूरा अधिकार है। तो अधिकार तो फिर सबको है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सतीश चंद्र है, प्रवक्ता सुभाषपा पार्टी के, बहुत स्वागत है सतीश चंद्र बंजारा आपका। अभिषेक राज है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अभिषेक आपका। गोविंद पंत राजू है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका। संजय चौधरी है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। डॉक्टर अभिषेक राज है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है डॉक्टर अभिषेक राज आपका। और ऋषि मिश्रा हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और खासतौर पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है ऋषि मिश्रा आपका। सबसे पहले संजय चौधरी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। जब सबका साथ सबका विकास, तो फिर ट्रिपल टी का अलग से फॉर्मूला, और फिर ट्रिपल टी के बाद वो तो सरकार का फॉर्मूला था कोरोना से लड़ने के लिए, अब पार्टी का ट्रिपल पी का फॉर्मूला, इसका क्या मतलब है और क्या जरूरत थी? देखिए, मैं समझता हूं कि आपको संगठन के कार्यक्रम की जो जानकारी मिली है वो पूरी नहीं, इसमें कहीं कोई योजना नहीं है ब्राह्मण सम्मेलन पर। आप जानते होंगे भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का तरीका है, उसमें जातिगत आधारित कोई भी सम्मेलन, कोई भी कार्यक्रम और कोई भी योजना भारतीय जनता पार्टी में नहीं। हम जो कार्यक्रम करने वाले हैं वो व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर करने, उसमें जो बुद्धि के आधार पर जो व्यवसाय करते हैं, वो शिक्षक होंगे, वो वकील होंगे, वो चिकित्सक होंगे, वो इंजीनियर्स होंगे। ऐसे लोगों का सम्मेलन अलग करेंगे। जो कृषि के आधार पर काम करते हैं, जो खेती करते हैं या बागवानी करते हैं या उनके फलों के बाग हैं, ऐसे वर्ग जो कृषि के से काम करते हैं, उनके सम्मेलन होंगे। उसके बाद जो ऐसे व्यवसाय करते हैं जो पानी से संबंधित हैं, वो चाहे नाव चलाने का काम हो, या उसमें पानी भरने का काम हो, या उसकी उपज के आधार पर काम करने वालों का आधार हो, तो ये प्रोफेशन बेस्ड पूरे कार्यक्रम है। इसमें कोई जातिगत आधारित नहीं है और 3 प्रोग्राम नहीं है, इसमेें कार्यक्रमों की बड़ी श्रृंखला है। तो संजय जी आपने मुझे जानकारी और पुख्ता कर दी है, तो मैं क्या मानूं कि अभी तक जातिगत धर्म के आधार पर जो बांट कर सम्मेलन होते थे या फिर दावे होते थे, आरोप लगते थे, अब व्यवसाय के आधार पर भी लगने लगेंगे आप पर? तो
नहीं, वो उनका अलग है भाई। वो अगर करते हैं तो करें, लेकिन हम उसको उस तरह से क्लासिफाई नहीं करते। जो बौद्धिक क्षमता के आधार पर करते हैं, कुछ अपने सृजन के आधार पर काम करते हैं, कुछ बर्तन बनाते होंगे, कुछ तेल निकालते होंगे, कुछ मट्टी के कौशल के आधार पर काम करते होंगे, कुछ इंजीनियरिंग में कुछ प्रोडक्शन करते होंगे। तो ऐसे करते हैं हम। उनकी मेधा किस प्रकार की है और किस प्रकार के प्रोडक्शन से वो ठीक है। जुड़े हुए हैं, डॉक्टर उसमें इस डॉक्टर प्रकार- अभिषेक राज, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सवाल इस बात का है कि आपने भी तो कई प्रयोग किए थे। आपने 2 युवाओं का प्रयोग किया, फिर बुआ बबुआ का प्रयोग किया, MYD का प्रयोग आपने जब किया कोई सफलता नहीं मिली। ये तो व्यवसाय के आधार पर, बुद्धिजीवी वर्ग के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के आधार पर वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए उनका सम्मेलन भी करेंगे, उनसे जुड़ाव भी रखेंगे और सबका साथ सबका विकास का नारा इनका बरकरार है। क्यों आप कह रहे हैं कि जातियों में बांट रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। 4.5 साल में सरकार के पास बताने को कोई कार्य नहीं, तो ये अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं। कोई भी पार्टी जो सत्ता में रहती है वो अपने विकास के नारे पे, अपने काम के नारे पे चुनाव में जाने की प्रयास करती है। अब ये कह रहे हैं ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग में इन्होंने गिन लिया इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, शिक्षक और इन सारे लोगों को। तो भाई अभी तक इनकी चिंता क्यों नहीं थी? आपने कितने रोजगार सृजित कर दिए? हमारे देश के कितने, जो हमारे प्रदेश के, मैं देश की बात छोड़े, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनसे निकले हुए ग्रेजुएटों के लिए कहाँ नौकरी अरेंज कर दी कि आज आप उनको सम्मेलन की जरूरत पड़ रही है। ये इनसे RTI के माध्यम से जो अपना बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी है, सूचना प्राधिकरण डिपार्टमेंट से पूछा गया, प्रशासन डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता साहब ये आंकड़ा कहाँ से आया। उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाए। ये कहते हैं 4.25 लाख नौकरियां दे दी। इनके 2017 के संकल्प पत्र को पढ़ लें, उसमें ये कहते हैं कि हम 70 लाख रोजगार देंगे। वही माननीय मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी सदन में कहते हैं कि कोरोना की वजह से 59% रोजगार कम हो गए। तो इतना विरोधाभास है इनकी बातों में। इनके मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं और इनके प्रवक्ता संजय चौधरी जी कुछ और आंकड़ा प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये आंकड़ों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। जैसे माननीय अमित शाह जी ने कहा 15 लाख एक चुनावी जुमला है। अब डॉक्टर अभिषेक राज वो तो बहुत पहले कहा था, बहुत पुराना हो गया और जुमला उनका था तो था, उन्होंने तो स्वीकार भी कर लिया था ना, कम से कम उन्होंने तो स्वीकारा। बहरहाल अभिषेक राज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप चर्चा में शामिल हो जाइए। यहां पर यह आरोप कितना सही है कि अब चूंकि गिनाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए इस तरीके का सम्मेलन कर रहे हैं, और संजय चौधरी कह रहे हैं कि हमारी जानकारी कम है, ऐसा कोई सम्मेलन ये नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो अपने तमाम उन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो कि अलग अलग वर्ग में अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, या फिर उनके जरिए उस व्यवसाय को हम बढ़ा सकते हैं, उस क्षेत्र में और डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो कांग्रेस को दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, जानकारी तो जरूर कम हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस देश को, प्रदेश को चलाया गया पिछले 7 वर्षों में, 4.5 जानकारी का तो अभाव है इस पार्टी के नेताओं में और पार्टी के लोगों में। तभी देश आज ये दुर्दशा में है और इतने बुरी हालात और हमें देखना पड़ता है, पहली बात। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन करेंगे, हम लोग का नहीं कर रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है, या हम किसी की खेती हुई नहीं है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2019 के चुनाव से पहले दलित समाज की जातियों का सम्मेलन किया था। जब चुनाव आता है तब इनको दलित जो है दलित नजर आने लगता है, वरना उसके ऊपर अत्याचार होता है और लोग ये बैठ के तमाशा देखते हैं। बैकवर्ड इनको बैकवर्ड नजर आएगा, क्योंकि भाई चुनाव आने वाला है, वोट लेना है, नौकरियां देने के नाम पर बैकवर्डों को ठगने का काम करते हैं। ब्राह्मण हत्याएं प्रदेश में हुई, तब तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, नहीं बोला मतलब ब्राह्मणों का भी सम्मेलन होने की बात हो रही है। अब वो कन्फर्म है कि नहीं मैं नहीं जानता, अगर उसी तरह किसानों का भी ये सम्मेलन कर रहे थे, जा रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल और चेहरा तो प्रदेश की जनता ने 4.5 वर्षों में देखा है। बहुत समय से लोग सत्ता से बाहर रहे, सत्ता में आने का मौका मिला और पूर्ण मैंडेट के साथ आने का मौका मिला। जनहित की योजनाएं और जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य किए जा सकते थे, मगर एजेंडा एक ही रहा इस सरकार का, और हम
जाति, इसी एजेंडे पे पूरे 4.5 साल सरकार चलाई गई, कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया गया। आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और तमाम लोगों की बात करते हैं, ठीक है, मुझे बताइए कि ठीक है। कौन सा ऐसा इंजीनियरिंग सतीश इंस्टीट्यूट या मेडिकल सतीश चंद जल्दी से एक टिप्पणी आपसे, उसके बाद मैं ऋषि और गोविंद पंत के पास जाऊंगा। सतीश चंद, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। क्यों आखिर आपको ये लग रहा है कि ये नौबत इस वजह से आई है इस सरकार के लिए या वो पार्टी जो कि सत्ता में है उसके लिए, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, इस वजह से करना पड़ रहा है? जी देखिए, ये पार्टी हर मुद्दे पर विफल रही है और ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। इन्होंने हिंदुस्तान तोड़ने की राजनीति की है, हिंदुस्तान जोड़ने की राजनीति नहीं की है। और अब इनके पास जमीन पर कुछ बचा नहीं है। अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो पुरानी हो गई, सारे ब्राह्मण वाफिक हैं इनकी नीति से और रीति से। सारे पिछड़े वर्ग के, अगर पिछड़ों में बात की जाए तो किस पिछड़े की बात करेंगे? ये सबसे बड़े पिछड़े तो हम बंजारा बैठे हैं। 70 साल से हम बंजारों की कहीं सुनाई नहीं हुई। 70 तो उसके लिए अभिषेक राज की पार्टी से भी तो पूछे भाई। चलिए ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि मिश्रा साहब, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं इस सवाल को? मैं जरूर आपसे पूछूंगा, लेकिन मेरी बाध्यता है, इस वक्त मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। देखिए तस्वीर जो आ रही है, तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं प्रांगण से इस वक्त बाहर निकलते हुए मंदिर परिसर में इस वक्त वो अंदर पहुंचे हुए थे, भगवान के सामने शीश नवाया और वहां आशीर्वाद देने के बाद अब जो लोग वहां पर जन्माष्टमी के अवसर पर दर्शन करने के लिए लगातार पहुंचे हुए हैं और बाकायदा वहां उनके दर्शन के लिए कोरोना काल में, जो कि एक बड़ी चुनौती थी, उन लोगों की व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला भी अपनाया जाए, लोग इसको ना भूलें, ये तमाम चीजें तय की गई। वहां देख सकते हैं आप कि इस वक्त मुख्यमंत्री फोटो, यहां पर इस वक्त मीडिया कर्मी जो हैं उन लोगों ने अनुरोध किया है, मुख्यमंत्री वहां पर खड़े हो गए। श्रीकांत शर्मा को आप देख रहे हैं, उनके साथ मौजूद है। अब मुख्यमंत्री वहां से आगे रवाना होते हुए मथुरा से सीधी तस्वीरें, मथुरा में जाकर साधु संतों का उन्होंने आशीर्वाद लिया और फिर बाकायदा भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। ब्रजवासियों के लिए उन्होंने कुछ घोषणाएं भी वहां पर की और साथ में यह भी एहसास उन्हें कराया कि बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनको इस धरती पर रहने का और पैदा होने का मौका मिला और सेवा भाव से वो सेवा भी भगवान श्री कृष्ण की लगातार कर रहे, वो श्री कृष्ण जो कि आज फिर से एक बार जन्म लेंगे। जन्माष्टमी के अवसर पर आज के दिन को बेहद खास तौर पर मनाया जाता है और न सिर्फ मथुरा में बल्कि दुनिया के तमाम अलग अलग कंट्रीज में भी मुख्यमंत्री ने भी आज के दिन को चिन्हित किया था और आज वो पहुंचे वहां पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भी और ब्रजवासियों से संवाद करने के लिए भी। प्रांगण से बाहर निकलते हुए उनका काफिला यहां पर इस वक्त रवाना होगा, इससे आगे वो रवानगी करेंगे। उनकी फ्लीट वहां पर तैयार है। सीएम योगी का साधु संतों ने बड़े खुले मन से स्वागत किया और उतने ही खुले मन से मुख्यमंत्री ने उनका आभार भी व्यक्त किया और घोषणाएं भी की हैं ब्रज नगरी के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। इस बात का जिक्र करते हुए कि जब से उनकी सरकार है, जब से बीजेपी सरकार में आई, ऐसी तमाम जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे सांस्कृतिक जगहें हैं, उन जगहों का ना सिर्फ उत्थान किया गया बल्कि उसके साथ साथ तमाम योजनाओं के साथ उनको आगे बढ़ाने की, उनका और ज्यादा उत्थान करने की कोशिश की जा रही है। वापस हम चर्चा में लौटते हैं। ऋषि मिश्रा, मेरा सवाल आपने सुन लिया था। ये दावा करना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई यहां पर जातिगत राजनीति भी नहीं कर रहे और ना ही उसके लिए कोई सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में ट्रिपल पी का फॉर्मूला भी आ चुका है। उस फॉर्मूले से बीजेपी क्या साधना चाहती है, क्या साधती दिख रही और क्यों इतना चुभ रहा उसका ये फॉर्मूला बाकी दलों? देखिए, ये देश की कड़वी सच्चाई है। चाहे हमारे डिबेट में सभी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं और अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहेंगे कि हमारी पार्टी जो है जात पात धर्म क्षेत्र में विश्वास नहीं करती है। देखिए, ये देश की सच्चाई है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, एक इवन ब्लॉक अध्यक्ष भी अपॉइंट करते हैं तो उस एरिया का जाति समीकरण को देख के ही अपॉइंट करते हैं। विधायक, एमपी और मंत्री पद तो बहुत दूर की बात है। तो ये कड़वी सच्चाई है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट माने न माने, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। नंबर 2, देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का है, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना कोर वोट बैंक है।
चाहे वह सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो। कांग्रेस को भी कुछ हद तक मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का भी कोर वोट बैंक है, लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतेगी जो कोर वोट में एडिशनल वोट बैंक जोड़ पाएगी। जैसे 2017 में अमित शाह जी ने बीजेपी के कोर वोट बैंक के अलावा ओबीसी में माइनस यादव ओबीसी, दलित में गैर जाटव दलित को ऐड किया था, बिल्कुल जातियों को उन्होंने जोड़ा था, निषाद समुदाय को जोड़ा था, राजभर समुदाय को जोड़ा था। एक बड़ा सा चंक 40 से 50% का उन्होंने बनाया था, जिससे उनको सफलता भी मिली। आपने देखा 300 से ऊपर सीटें बीजेपी की आई। इस बार भी दो महत्वपूर्ण बात आपको कहने जा रहा हूं। ब्राह्मण एक जो समुदाय है वो नाराज है बीजेपी से, योगी से नाराज है, बीजेपी से नाराज नहीं, जहां तक मैं समझता हूं। यदि उसको विपक्षी पार्टी, खासकर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी उसको कैश कर पाती है, जो 10 से 12% ब्राह्मण वोट है, उसको कितना तोड़ती है समाजवादी पार्टी, बीजेपी से कितना वो छिटकता है, उस पे 2022 विधानसभा चुनाव की लड़ाई की जो पटकथा है वो तय होगी। क्योंकि ये बात बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता माने न माने एंटी इनकम्बेंसी है। ब्राह्मण समुदाय नाराज है। वेस्टर्न में किसानों का बड़ा मुद्दा है। वेस्टर्न में करीब 100 से 130 122 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी को इस बार परेशानी होगी। यदि इन मुद्दों पे बीजेपी फोकस करते हुए चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के लिए राह आसान होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी के कोर वोट बैंक जो ब्राह्मण 10 से 13% है, उनको तोड़ने में सफल रहती है, मुसलमानों को साधने में सफल रहती है। यदि बसपा लड़ती है अकेले तो हो सकता है कि कुछ मुसलमान वोट बसपा को चले जाए। ये अखिलेश यादव साथ पाते हैं, तो लड़ाई इस बार 2022 की जो होगी बड़ी दिलचस्प होगी। चलिए, बिल्कुल दिलचस्प होगी। और जैसा आपने कहा ऋषि भाई की जो यहाँ रणनीति है, उस रणनीति में अगर सफलता बीजेपी को मिलती है तो वो फिर उनके लिए वाकई एक राह जो मुश्किल है उसको आसान करेगी। ये विकल्प है उनके पास। और राजनीति में सबको अधिकार है अपनी रणनीति बनाने का, कोई पार्टी अछूती नहीं है। और किसी पार्टी के दावे को हम नहीं मान सकते कि वो इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन गोविंद पंत राजू साहब, जो चुनौती यहां पर है, एक पत्रकार के तौर पर उसको कैसे देखें? और जिस तरीके के रणनीति के साथ बीजेपी किसी भी चुनाव में जाती है, किसी भी स्तर के चुनाव में, वो छोटा चुनाव हो, वो बड़ा चुनाव हो, वो चुनाव को चुनाव ही मानती है। और शायद यही बात है कि उनकी रणनीति, उनका फॉर्मूला विपक्ष को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। देखिए, कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की बात करें तो पिछले दौर में उपचुनाव में बीजेपी का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है और बीजेपी को उन उपचुनावों में लगातार एक तरह से शिकस्त बीजेपी को मिली थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद के जितने भी चुनाव हैं उसमें बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की है। और एक चीज ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब चुनाव आते हैं तब जातियों की बात होती है, तब धर्म की बात होती है, तब संप्रदाय की बात होती है, तब तमाम तरह के वर्गों के साथ अन्याय की बात होती है और तमाम तरह की बात होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर हम पिछली 2 सरकारों से तुलना करें, एक मायावती की सरकार और दूसरी अखिलेश यादव की सरकार, उन दोनों सरकारों के वक्त में जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, जो आखिरी साल सरकार का था, उसमें सरकार से जितनी अरुचि, जितनी नाराजगी लोगों की थी, कम से कम बीजेपी ये कह सकती है कि इतनी अरुचि, इतनी नाराजगी बीजेपी से अभी लोगों की नहीं है जितनी तुलनात्मक तौर से वो 2 पिछली सरकारों में थी। एक बात। दूसरी बात, जब मायावती का चुनाव, मायावती सत्ता में थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी एक बहुत मजबूत चुनौती दे रही थी उनको विपक्ष के तौर पर, और लोगों के पास एक विकल्प पहले से मौजूद था जनता के पास कि अगर मायावती को, बीएसपी को वोट नहीं देना है तो वोट किसे देना। उसका नतीजा हमें देखने को भी मिला। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से सत्ता में है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के मन में अपनी जो पैठ है वो बना पाई थी कि उत्तर प्रदेश को जो एक तरह के भ्रष्टाचार का राज है, उत्तर प्रदेश को एक तरह के जो दबंगई का राज है, उत्तर प्रदेश को एक तरह से जो अपराध का राज है, उससे अगर कोई मुक्ति दिला सकेगी तो बीजेपी दिला सकेगी। ठीक है। तो बीजेपी के पक्ष में बात आई। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो न समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कोई कार्ड है, न समाजवादी पार्टी कहीं इस तरह से मजबूत तरीके से सामने आ पा रही है कि वो विकल्प के तौर पर लोग
अभी सीधे ठीक है शायद आपकी बात में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ऋषि मिश्रा, बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं जाऊंगा संजय चौधरी के पास। ऋषि भाई देखिए, गोविंद पंत जी से कुछ हद तक मैं सहमत हूँ। समाजवादी पार्टी को जिस तरह से सड़कों पे लड़ना चाहिए था, समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं रही। खासकर उनके नेता अखिलेश यादव को, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि 2-3 सालों में अखिलेश यादव यदि सड़कों पे लड़ते हुए उनका कोई फुटेज है तो दिखाएं। ये बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है। लेकिन गोविंद पंत जी के इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का सही है। आज भी एक महिला कांस्टेबल को लखनऊ में मारा गया है। जब पुलिस खुद पीट जाती हो तो उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कैसा हो। और दूसरा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट देख लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है उतनी बेहतरीन नहीं है जितनी योगी जी से उम्मीद की जाती थी। ठीक है, जितनी उम्मीद की जा सकती थी उतनी नहीं है। लेकिन गोविंद पंत राजू ने यह भी कहा ऋषि भाई कि जो उस वक्त में, यानी पिछली सरकारों के वक्त की स्थिति थी, उससे शायद तुलना वो कर रहे थे। बहरहाल संजय चौधरी साहब, बहुत जल्दी से कमेंट आपका, एक छोटा ब्रेक और लेना है मुझे। सवाल इस बात का है कि चाहे अभिषेक राज हो, चाहे डॉक्टर अभिषेक राज हो, चाहे सतीश चंद्र बंजारा हो, सबका ये कहना है कि चुनाव आते आते आपको ये करने की, जो भी आप कर रहे हैं वो करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि और तो कुछ किया नहीं है। सरकार की कोई काम और काम की योजनाएं या फिर उन योजनाओं की सफलता वो भुनाने के लिए और गिनाने के लिए नहीं है। देखिए, ये मैं कहूंगा, ये उसको स्वीकार नहीं कहेंगे। 2014 याद कीजिए, देश का कृषि बजट 21,000 करोड़ था। इस समय देश का जो कृषि का बजट है वो 1,24,000 करोड़। फिजिकल डिफिसिट कितना है? 14% है। ये नहीं, जवाब मिल गया आपको संजय जी। पूरे देश का के बाद भी जवाब मिल गया ना आपको संजय जी। कोरोना के बाद भी आप देखिए, कोई किसान और कोई भी ऐसा व्यक्ति, अरे सुन तो लीजिए, आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे महिला उत्पीड़न की बात, लेकिन आप राज्यसभा की जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, जो आपके कांग्रेसी मित्र की लीडरशिप में है, उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नारियों के सम्मान में सबसे बड़ा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ माफिया बहुत थे, गुंडे बहुत थे, मवाली बहुत थे। आज उनकी क्या स्थिति है, ये चौराहे पर खड़ा होगा, बच्चा बता देगा, लेकिन आप जरूर कहेंगे कि अपराध बढ़ गया है। जो सामान्य बच्चा जिसको स्वीकार करता है उसको बताइए, अपराध बढ़ा है चौधरी साहब, अपराध बढ़ा है, इससे आप स्वीकार करिए। चौधरी साहब, अपराध बढ़ा है। देखिए, ये सिर्फ 100 नंबर की जो गाली अखिलेश ने दी, ये अपराध उसके लिए बढ़ा है। बड़े माफियाओं की क्या स्थिति है आपको पता होगा। बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश में रहना नहीं चाहता। माफिया के नाम पर जो सबसे बड़ा माफिया था वो भाग के पंजाब चला गया था। आपको पता है कि नहीं? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अभिषेक राय, आप जल्दी से चर्चा में, डॉक्टर अभिषेक राय, उसके बाद मैं आऊंगा बाकी मेहमानों के पास, लेकिन ब्रेक लूंगा उसके पहले। डॉक्टर अभिषेक राय और लोगों को उसका वाजिब पैसा भी मिला है। समाजवादी पार्टी और बसपा में जितना गन्ना के मूल्य का संजय जी एक छोटा जवाब ले लेते हैं। चौधरी साहब एक छोटा जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अभिषेक राय से। आ रहा हूं सतीश भाई, आऊंगा आपके पास। बंजारा साहब थोड़ा आराम से, बंजारा साहब आ रहा हूं सर, आऊंगा आपके पास, अपनी बात रख लीजिएगा। डॉक्टर अभिषेक राय, देखिए, इनका जो कहते हैं ना, अभी इन्होंने प्रशासन का बड़ा अच्छा मॉडल दिया, जो इनको ये सुशासन कहते हैं। इनको नाम बदलने की बीमारी लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने का नाम कुछ और था, उन्होंने अपना नाम योगी रख लिया, तो इनको बीमारी से एक है, कहते हैं इसे बीमारी। ये कौन सी बात हुई? नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। ये सनातन धर्म में है परंपरा, का जो नाम होता है उस नाम में परिवर्तन आता है। ये बीमारी नहीं है। अगर आप ये बीमारी कह रहे हैं तो आप बड़ी बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के लिए, उस सनातन परंपरा पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना आप। अभिषेक राय, पूरी बात ही सुन रहा हूं, पूरी बात सुनूंगा, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के नहीं। और वो एक सन्यासी भी है, उसी पीठ के महंत हैं जिस पीठ में आपके नेता भी जाकर शीश नवाते हैं। अवैधनाथ जी के उस पीठ में, गोरक्ष पीठ में, वो भी जाकर शीश नवाते हैं। तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं और किसी धार्मिक उस पर टिप्पणी नहीं। बहरहाल अपनी बात पूरी करिए। बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत बड़े योगी है वो। गोरखनाथ पीठ में मैं भी जाता हूँ, उसकी बात नहीं है। पहले आप पूरी बात सुनना सीखो। हमने बोला कि इटावा में जिसने आदमी ने एसपी को, इटावा को थप्पड़ मारा था अभी 2 महीने पहले, उसको पुरस्कृत किया गया। उसको भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया इटावा का। बात सुन लो यार, गला काटा था, उसको नाम जानते हो आप? बात सुन लो। अरे बताओ, लखनऊ की आज कांस्टेबल की हत्या हुई,
जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो इस हत्या देश नहीं का हुई है, जननायक हत्या कैसे नहीं होगा हुई है। सुरक्षित? हत्या नहीं हुई है, उन पर गोरखपुर हमला की हुआ घटना है। देख लो, एक भैया, बेटी अपने कूड़ेदान में कचरा डालोगे तो पता नहीं चलता है। फर्श डॉक्टर फर्श पर अभिषेक अगर राय, एक भी डॉक्टर गंदगी अभिषेक लगती है राय, तो दिखती है, यही अंतर है। आपने ऋषि मिश्रा की बात को तो कहां से कहां तक बढ़ा दिया, बात कहां तक थी, हमले तक थी, आपने हत्या भी करा दी। 40% हमला हुआ है, हत्या नहीं हुआ है। अरे भाई सुन तो लीजिए, अब आप कहेंगे कि मैं सुनता नहीं हूँ। अभिषेक भाई, हत्या नहीं हुई है भाई, हमला हुआ है, हमला हुआ है, हत्या हमला हुआ है, हत्या नहीं हुई है। हत्या तो आपके दौर में होती थी, हत्या तो आपके दौर में होती थी। और आपको याद होगा, आपको याद होगा एक व्यक्ति ने एक पार्क में या एक जगह पर कब्जा करके रखा था और आप ही की पुलिस वहां पर उस दौर में पहुंची थी और वहां पर कितने पुलिस कर्मियों को मार दिया था उन लोगों ने। प्रतापगढ़ की भी घटना नहीं। अब आप सुन तो लीजिए, ऋषि मिश्रा ने ये नहीं बताया था कि हत्या हो गई, आपने तो बात ही बढ़ा दिया। इससे भ्रम मत फैलाइए ना, मेरे मंच से कम से कम भ्रम मत फैलाइए भाई। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, अभिषेक राय एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौटूंगा आप लोगों के पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि बीजेपी का पी का फॉर्मूला और वो भी ट्रिपल, लेकिन बाकियों के लिए क्यों लगता है कि वो हो जाएगा विफल। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक राज हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। अभिषेक भाई, आपने पहले कमेंट में कहा था कि जब चुनाव आता है तो इनको दलितों की याद आती है। यही आरोप तो आप पर भी है कि आपको उत्तर प्रदेश में दलितों की याद आती है और राजस्थान में और बाकी अन्य जगहों पर जहां आपका शासन है वहां पर भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनका कहीं आप जिक्र नहीं करते हैं। ये बात पूर्णतः गलत है। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अगर राजस्थान में भी कोई बलात्कार होता है या कोई हत्या होती है या कोई उत्पीड़न का मामला आता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कई बार बोला है और ये बात पब्लिक डोमेन में है। हमारे नेताओं ने कभी पीठ दिखा के भागने का काम नहीं किया। दौरा करने नहीं जाते हैं, बोलते हैं वहां पर, फोन कर देते हैं कि नहीं हम बोल रहे हैं, आप ये देख लीजिए, ऐसा अभी दबाने का काम नहीं किया। हमारे नेताओं ने हर जगह निष्पक्ष तौर से बयान दिया, हर जगह बात करी और डायरेक्ट किया जहां पे हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की है और हम ही वो पार्टी है, कांग्रेसी वो पार्टी है। जब कोरोना की महामारी थी तो हमारे नेता सड़कों पे निकले। हमारा वो प्रदेश अध्यक्ष जिसको 1.5 महीने भारतीय जनता पार्टी ने बंद करा के रखा, तो वो कांग्रेस पार्टी थी जो कांग्रेस की रसोई, कांग्रेस की सिपाही के नाम से कैंपेन चला के 1.5 साल से लोगों की मदद कर रही थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था। कौन सी पार्टी नजर आ गई थी सड़क पे? भारतीय जनता पार्टी वाले बता देना, हमको दिखा दे कितनी फोटो इनके पास है। समाजवादी पार्टी थी सड़क पे, ये दावा है डॉक्टर दावा नहीं है, ये बंजारा साहब की पार्टी थी सड़क पर, ये दावा है सतीश बंजारा का। कांग्रेस पार्टी ने आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोग ही निकले थे। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, सड़क से लेकर सदन तक, अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है लोगों के लिए, जनहित के लिए, वो कांग्रेस पार्टी है। हमारे नेता है आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी हैं। हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त। कौन लड़ाई लड़ रहा है बताइए सड़क से सदन तक? बताइए भाई डॉक्टर अभिषेक राय, बहुत जल्दी से लेकिन संक्षेप में। डॉक्टर अभिषेक राय, मैं संजय भाई को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि जब नहीं, अभिषेक राज का सवाल है, ये संजय भाई का नहीं है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस ही है जो लड़ाई लड़ रही है और वहीं लड़ेगी बीजेपी से। वो फॉर्मूला बनाते रहे, वो लड़ाई लड़ेगी, बाकी कोई दल नहीं है। देखें अभी ना पंचायत चुनाव हुए, उसमें जनता जनार्दन ने जहां बैलेट से मतदान हुआ वहां सारी पार्टियों को आईना दिखाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी बैलेट से जो चुनाव हुए उसमें नंबर 1 पार्टी थी उत्तर प्रदेश में। भाजपा की जमीन खिसक रही है, कांग्रेस कहां है सबको पता है, हमें बताने की किसी को जरूरत नहीं है। जनता जनार्दन ने एक आईना दिखाने का काम किया है और वो आईना सबको स्पष्ट है। ठीक है, चलिए अब आपने कांग्रेस को आईना दिखा दिया तो उसका जवाब तो डॉक्टर अभिषेक राय दे सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, बहरहाल बंजारा साहब एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं ऋषि मिश्रा के पास जाऊंगा, गोविंद पंत जी के पास जाऊंगा। बंजारा साहब, बहुत सारे अलग अलग जो दल है वो सब अपनी रणनीति पर काम करते हैं। आपकी भी रणनीति है, आपने भी ओवैसी के साथ एक तरीके से खुलकर अपनी बात सही कही और डील की, या फिर कहें कि उनके साथ आप गठबंधन के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी भी हर एक वर्ग साधने की कोशिश कर रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो राजनीतिक पार्टियों का अधिकार होता है ना लोकतंत्र में, वो अपनी बात रखे लोगों के बीच में, फिर बांट कहां रहे? जी देखिए, अभी ओवैसी जी का नाम लेते ही बीजेपी इतना चौंकती क्यों है? ये मुफ्ती मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाती है, तब कोई दिक्कत इनको नहीं होती है। ओवैसी जी का नाम लेने से संजय चौधरी कांप गए, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल कांप गए। और मुझे तो नहीं दिखा कांप रहे हो, तो मुस्कुरा रहे हैं।
वो तो अभी मुस्कुरा रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा और ही अभिषेक इतना भाई मजबूत कहेंगे, है। अभिषेक राज भी यही कहेंगे कि ओवैसी तो असल में बीजेपी की मदद हर जगह करते हैं। आप कह रहे हैं उनका नाम लेने से बीजेपी कांप गई, संजय भाई कांप गए, वो तो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, देखिए सही बात यह है कि हमारे पास भागीदारी संकल्प मोर्चा ही इतनी मजबूती से है कि जो भी इनका वोट बैंक था तो ये घबराए हुए हैं। अब ये चाह रहे हैं कि इनको तोड़ें कैसे। अब जो जनता है, गरीब मजदूर किसान जो जनता है, वो इनके पास आए कैसे, इनके पास कौन से मुद्दे हैं, इन्होंने उनके लिए किया क्या। जैसे अभी हमारे संजय चौधरी जी कह रहे थे कि गन्ना भुगतान हुआ है, खीरी लखीमपुर में ये जाएं, वहां के किसानों से पूछें, 1 साल हो गया गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। और जितनी भी इनकी योजनाएं हैं वो कागजों पर हैं, धरातल पर नहीं है। अभी जो इन्होंने आवासों की योजनाएं की हैं, नंबर 1 पे आए हैं, वो ये कागजों पर हैं, धरातल पर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे में सबसे आगे हैं। अभी परम आदरणीय कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मौत के बाद इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए और उनको श्रद्धांजलि दी। जीते जी इन्होंने उनका कभी भी सम्मान नहीं किया, इन्होंने पिछड़ों का हमेशा अपमान किया। और इनके बंजारा अपमान की साहब वजह आप से- चले गए कल्याण सिंह पर। अगर इन्होंने सम्मान नहीं किया होता तो कल्याण सिंह ने क्यों कहा होता कि मैं मरने के बाद इन्होंने उस नहीं पार्टी किया। के झंडे में लिपट कर जाना चाहूंगा। ये उस मृतक आदमी इसलिए- की बात है जो हमारे बीच में इसी- नहीं है, वो दिवंगत कल्याण सिंह की खुद की बात है। और आपको बहुत आज पता है वो कि इन्होंने हमारे सम्मान नहीं पिछड़ों के- किया। आज हमारे अरे पिछड़ों आपका गठबंधन भी अभी कागजों पर ही है, उसका परिणाम अभी धरातल पर नहीं आया है। आप कह रहे हैं ये कांप गए। चौधरी साहब एक छोटा जवाब दीजिए बंजारा साहब को, उसके बाद में जाओ ऋषि मिश्रा के पास। चौधरी साहब छोटा सा जवाब दीजिए। देखिए मैं भाजपा किसी से भी समझौता करे लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करती। सुहेल देव राजभर पार्टी ने, सुहेल देव ने जिसके साथ संघर्ष किया, महाराजा सुहेल देव जिसके कारण जाने जाते थे, उसी व्यक्ति के साथ जाके समझौता कर लिया। और समझौता करने के बाद बहराइच में वो कहते थे कि सालार जंग की भूमि जो है वो गाजियों की भूमि। जरा सुहेल देव का अगर महाराज का ये पढ़ेंगे इतिहास तो निश्चित रूप से लगेगा कि इन्होंने उस इतिहास के साथ गद्दारी की। वैचारिक आधार पर आपने की है, आपने की है सर। सालार जंग का सर महाराजा सुहेल देव ने काट दिया था और सालार जंग दिल्ली से चला था, बहराइच में आकर वो जमीन पर आ गया था, मर गया था, उसे मार दिया था महाराजा सुहेल देव ने। महाराजा सुहेल देव ने जिसको नष्ट किया, आप उसकी मजार पे जाके अपने नेता से जाके चादर चढ़ाते हो और बात करते हो विचारधारा की बात करते हो। हम राजनीति करते हैं, चौधरी साहब बंजारा साहब कह रहे हैं चादर नहीं चढ़ाते, सिर्फ गठबंधन करते हैं। कह रहे हैं चादर नहीं चढ़ाते हैं, सिर्फ गठबंधन करते हैं। गठबंधन भी करेंगे, उनके पैर पकड़ के पीछे पीछे घूमेंगे भी। महोदय समय दीजिए, बताएंगे। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि हम क्या हिंदू नहीं हैं? महाराजा सुहेल देव सिंह, हाँ, महाराजा सुहेल देव की तरह के हिंदू हैं जिन्होंने सालार जंग के साथ क्या किया था पता है ना? सालार जंग के साथ बंजारा साहब अभी बात कर रहे थे कि ने। जातिगत कोई हम बात नहीं उसी की करते, बात कर रहा धार्मिक हूं कोई मैं। हम बात नहीं करते, अब हिंदू गिनाने लगे, ये कौन सी बात हो गई? बहरहाल ऋषि मिश्रा साहब, सवाल इस बात का है कि आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी एक बात पूछी थी, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। बीजेपी से और कांग्रेस से, दोनों से उन्होंने आईना दिखाने की बात कह दी। असल स्थिति है क्या? और अगर बीजेपी इस ट्रैक पर चल रही, इस फॉर्मूले के साथ, और कई और फॉर्मूले अभी चुनाव नजदीक आते आते आएंगे सभी पार्टियों के, मजबूत स्थिति में कौन रहेगा अगर अनवरत ये चलते रहे? देखिए, नो डाउट समाजवादी पार्टी के नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, आप यूपी को हमसे बेहतर समझते हैं। अखिलेश यादव 2 से 3 सालों में आप कोई भी फुटेज हमें दिखा दीजिए जो अखिलेश यादव सड़कों पे खुद, उनके कार्यकर्ता लड़े होंगे अलग बात है, अखिलेश यादव खुद सड़कों पे मुझे तो नहीं दिखाई दिया, ना मायावती दिखाई दी। कुछ हद तक प्रियंका गांधी सक्रिय रही, लेकिन प्रियंका गांधी का हाल भी वही है। 6 महीने के बाद, साल भर बाद आप लखनऊ जाएंगी और लखनऊ में 1-2 दिन रख के आप उत्तर प्रदेश की राजनीति कर लेंगी, ये संभव नहीं है। ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी का युग है जो 24 घंटे को 48 घंटे में कन्वर्ट करने वाले नेता है। लेकिन बीजेपी के लिए भी परेशानी है। आपने 2 से 3 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले आपने देखा योगी जी को मोदी जी ने तलब किया था। बीजेपी में भी गुटबाजी है, ये बात बीजेपी भी जानती है। इसलिए इस बार की जो लड़ाई है वो डायरेक्ट अमित शाह के हाथों में है। योगी जी चेहरा है लेकिन कमान दिल्ली के हाथों में होगा। यदि बीजेपी
कुछ लोगों का मुझे लगता है कि ठीक ठाक करीब 3-4 से 5 दर्जन टिकट मुझे लगता है वर्तमान विधायकों का बीजेपी काटेगी। यदि बीजेपी 3-4 मुद्दों पे को साध ले, एक तो ब्राह्मण जो नाराज है उनको साध ले, किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसको यूपी चुनाव से पहले खत्म करना ही होगा, क्योंकि आप 100-125 विधानसभा क्षेत्र में बिना लड़ाई के यदि आप लड़ेंगे तो बंगाल वाला हाल हो सकता है आपका। तो यदि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी, मुझे उम्मीद ये भी है कि कैबिनेट रिसफल होने जा रही है 1-2 दिन में, तो मुझे लगता है जाट गुजरों को रिप्रेजेंटेशन देंगे ताकि जो किसान आंदोलन है उसको डायलूट करने का प्रयास बीजेपी करेगी। किसानों का एक मुद्दा है, 14,000 करोड़ रुपया बकाया है गन्ना किसानों का, उस पे भी बीजेपी को थोड़ा फोकस करना चाहिए। इन सभी मुद्दों पे यदि बीजेपी साथ लेती है तो मेरा अनुमान है अभी भी बीजेपी फ्रंट पे है, समाजवादी पार्टी टक्कर दे सकती है, लेकिन उनको ब्राह्मणों को साधना होगा। बिल्कुल, और शायद इस बात का एहसास मुझे लगता है ऋषि भाई की पार्टी को बहुत अंदरूनी तौर पर है और इसी वजह से वो लगातार इन चीजों की चर्चा कर भी रहे हैं। और उसके बाद बाकी दलों ने भी, चूंकि कोर्ट ने कह रखा है कि आप इस तरीके का कोई जातिगत सम्मेलन नहीं करेंगे, तो कई अलग अलग नामों से इस तरीके के सम्मेलन, वो चाहे सतीश चंद्र मिश्रा हो, बीएसपी की तरफ से उन्होंने कवायद शुरू कर दी, वहीं याद आ गई सपा को भी और वहीं याद आ गई कांग्रेस को भी और वहीं याद बाकी अन्य दलों को भी। लेकिन गोविंद पंत राजू साहब, मौजूदा परिस्थितियों में एक तरफ जहां कुछ दिक्कतें हैं बीजेपी के लिए, उस सरकारी तौर पर हो, कुछ और मुद्दे उठाए गए देश में जिनका असर इस प्रदेश में भी कहीं ना कहीं पड़ता है, लेकिन वहां पर जो तैयारी बीजेपी अभी कर रही है, जिस तरीके से उनके शीर्ष नेता, उसके अलावा संघ, उसके अलावा उनके कई अलग अलग जो संगठन है, विंग है, वो अपने अपने उसमें सक्रिय हो गए। उन्हें लगता है, शायद इस बात का एहसास है कि कुछ कमियों से ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए उन कुछ कमियों को दूर करना है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए अगर अपनी कमियों को बीजेपी दूर नहीं करेगी तो चुनौती बड़ी है। और निश्चित तौर पर अगर कोई एक दूसरा दल सरकार बनाने की हालत में नहीं भी हो तो उस स्थिति में जो बाकी का विपक्ष है वो बीजेपी के लिए मिलजुल कर एक विकल्प दे सकता है सरकार बनाने का। तो बीजेपी के लिए आसान तो राह नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो पिछली 2 सरकारों की तुलना में इस बार बीजेपी के खिलाफ उतनी ज्यादा नहीं है और विपक्ष की चुनौती उतनी बड़ी नहीं है। समाजवादी पार्टी काफी देर पहले ही कर चुकी है। समाजवादी पार्टी में बिल्कुल ऋषि मिश्रा ने जो बात कही, मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हूं कि समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की सड़क पर राजनीति होनी चाहिए थी, और जो मुलायम सिंह यादव के जमाने में समाजवादी पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती थी, वो कम से कम अखिलेश यादव के आने के बाद वो चीज हमें दिख नहीं रही है। और अब वो जो कुछ भी करेंगे, चारों तरफ हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से वोटरों को लुभाने के प्रयास कर रही है, तो अब उसका इतना ज्यादा समग्र प्रभाव होगा वो मुझे नहीं लगता। रही बात ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, वो परशुराम के नाम पर अगर मूर्ति लगा लें और परशुराम के नाम पर सम्मेलन कर लें तो उससे भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो वाला वोटर है जो सरफेस पे है, जो अभी अनिर्णय की स्थिति में है, वो किसकी तरफ जाता है, उसके लिए समाजवादी पार्टी के पास अगर कोई मजबूत तर्क नहीं होंगे, मजबूत उसके लिए कोई समाधान की बात नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि फिर वो एक तरह से बीजेपी के पक्ष में जाएगा। और ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं, और बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। ऋषि भाई, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उसके पहले डॉक्टर अभिषेक राय, फाइनल कमेंट आपका, 50 सेकंड आपके पास है। अगर बीजेपी अपने रणनीति को खुलकर सामने रख रही है और अपना फॉर्मूला बना रही है, तो मुझे लगता है कि आपको उससे ज्यादा मजबूत फॉर्मूला बनाने की जरूरत है। राजनीति में तो यही होगा ना, उनका फॉर्मूला गलत है ये कहकर तो आप नहीं जीत पाएंगे। देखिए, हमारा फॉर्मूला बहुत मजबूत है। हमारा फॉर्मूला विकास का फॉर्मूला है। हम बार बार कहते हैं कि 4.5 साल में भाजपा के पास एक काम गिनाने को नहीं है। इन्होंने हमारे उद्घाटन किया, हमारे अभिषेक भाई आपको रोक कर एक सवाल मैं पूछूंगा, आप फिर बोल लीजिएगा। अगर आपका फॉर्मूला विकास का है और आपके पास गिनाने को है, तो आपने तो गिनाया था, आपने गिनाया कि हमने एक एक्सप्रेसवे बनाया, हमने मेट्रो दे दी, और काम बोलता है का नारा दिया, वो नहीं हो पाया। अब आप क्या गिनाएंगे? अब आप तो विपक्ष में है ना, सत्ता पक्ष में रहकर आपने गिनाया था कि हमने ये विकास किया, 2 काम आपने गिनाए, जनता ने मौका नहीं दिया। अब आप क्या गिनाएंगे? देखिए, हम किसानों के मुद्दे की बात करने वाले हैं, हम महंगाई की बात करने वाले हैं, जो 2014 में डायन होती थी, आज 21 में कोई उसकी बात नहीं कर रहा। आज सरसों का तेल महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, गरीबों के थाली से रोटी गायब हो गई।
किसान बेचारे, आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसान सिंधु बॉर्डर पे 9 महीने से, और ये तानाशाह सरकार उसके बारे में सोच नहीं रही है, ना सुन रही है। जिसका एग्जाम्पल पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को देखने को मिल गया। 4 से 5 विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो जनता जनार्दन एकदम समझदार है। हम विकास की राजनीति करने वाले हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट कराई थी, कितने इन्वेस्टमेंट हुए, उनके ऑफिसेस के नाम ये बता दे। 2 बार इन्होंने कराई। कितने बिजली घर इन्होंने नए बना दिए, उसके ये बात बताएं। कितने नए मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हो गए, ये उसकी बात बताएं। क्या गंगा एक्सप्रेसवे आज धरातल पे है, तो उसकी बात बताएं। इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फीता काटा, जो हमारी सरकार में अधिग्रहण हुआ था। हमने उसका बजट जारी किया था, इन्होंने उसका सिर्फ नाम बदला। हम अटल बिहारी जी के नाम पे इन्होंने एकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया। सर्वमान्य नेता थे, बहुत अच्छा किया। कल्याण सिंह जी के नाम पे इन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट कर दिया। अरे आप कुछ अपने काम पे तो करो, सिर्फ समाजवादियों के काम पे आप सिर्फ फीता काट रहे हो। आपने जनता को सब्ज बाग दिखाया। ठीक है, आपके 50 सेकंड पूरे हो गए। आपके 50 सेकंड पूरे हो गए अभिषेक भाई। डॉक्टर अभिषेक राज, समाजवादी पार्टी क्या क्या मुद्दे उठाने वाली है, आपने सुन लिया राय साहब को, और उन्होंने एक सवाल और भी उठाया था आपके ऊपर कि कांग्रेस के ऊपर तो कोई सवाल उठाने लायक ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि प्रदेश की जनता ने देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी उसकी सेवा में लगी इतने वर्ष से, और विपक्ष की दल होने की हमने सारी भूमिका निभाई है। हमने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की इज्जत की बात हो, चाहे वो शाहजहांपुर की बात हो। कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी थी जो सामने खड़ी आई थी और लड़ाई लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेके। कौन सी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था जो जेल गया था, 1.5 महीने जेल के अंदर बंद था? कौन आवाज उठा रहा था? कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल की बात रही, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केवल प्रोपेगेंडा है, केवल ये चुनावी मुद्दा है। विकास की केवल बात चुनाव के वक्त इनको याद आती है। 4.5 साल सरकार थी, क्यों नहीं विकास किया भाई? किसने मना किया था इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक बनाने? कौन रोक रहा था? तब ये काम इन्होंने नहीं किया। 7 साल से केंद्र में सरकार ने काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की जो हमारी यूपीए की स्कीम थी, उसके नाम बदल के इन लोगों ने चलिए, अभी अब समाजवादी पार्टी वालों का काम और नाम बदल रहे थे, आप कह रहे हैं आप लोगों के नाम और काम बदल रहे हैं। बंजारा साहब बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, 30 सेकंड आपके पास है। बंजारा साहब, फाइनल कमेंट आपका। जी बोलिए सर, आप क्या गिनाएंगे, या सिर्फ ओवैसी से गठबंधन करके इनको कपकपी लाएंगे? नहीं, ओवैसी से गठबंधन करके कपकपी नहीं लाएंगे। हम आने वाले समय में भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर सरकार बनाएगा। और कैसे बनाएंगे? मुद्दे तो इन लोगों ने ज्यादा उठा लिए, आप कैसे बनाएंगे सरकार? वही बता रहा हूं, ये मुद्दे उठाने से काम नहीं चलता इनका। हम गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, बेसहारा, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, इन सब के लिए कार्य करेंगे। हम इन सब के लिए काम करेंगे। ठीक है, चौधरी साहब 20 सेकंड आपके पास। चौधरी साहब 20 सेकंड आपके पास, समाप्त करिए। चौधरी साहब, देखिए, मैं सुना था, मैं एक बात बताना चाहता। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गेहूं की खरीद हुई थी 7.6 लाख मेट्रिक टन। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 56 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। देखिए, उत्पादन भी बढ़ रहा है, सरकारी खरीद भी बढ़ रही है, और उसका भुगतान अकाउंट में हो रहा है। मैं कहूंगा ये उसको मानेंगे नहीं, बहस करेंगे। जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, मेडिकल के जो सीट है MBBS की, वो 1600 बढ़ी है, लेकिन ये उसे स्वीकार नहीं करेंगे, ये उसको मानेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, विपक्ष आपकी बात मानता नहीं है और आप अपना फॉर्मूला उनको सही तौर पर बताते नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूले पर काम करने की कोशिश आपने शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहूंगा, बाकी लोगों के पास नहीं आ पाऊंगा। सतीश चंद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभिषेक राजा आपका भी, गोविंद पंत राजू साहब आपका भी, संजय चौधरी साहब, डॉक्टर अभिषेक और ऋषि मिश्रा आपका भी। तो मौजूदा दौर में ब्राह्मण, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन सबको साधने के लिए बीजेपी फॉर्मूले लेकर आ रही। विपक्ष कह रहा कि इनके पास गिनाने को कुछ नहीं, इसलिए इसकी जरूरत आन पड़ी है। लेकिन बीजेपी अगर अपनी रणनीति पर मजबूती के साथ रही तो एज में फिलहाल वही दिख रही। नमस्कार।